Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो हम ऑलरेडी अब ये जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, राइट? वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन की। हम ये भी जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, और हम ये भी जानते हैं कि मैटर is everything around us and matter is something which has mass and occupies space. तो मैटर का मास होता है, मैटर को बनाने वाले बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं। इसका मतलब है कि मैटर के अंदर जितने भी एटम्स हैं, अगर हम उनका मास टोटल करेंगे तो हमारे पास वो मैटर उस सब्सटेंस का मास आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब है कि जो मैटर के एटम्स होते हैं उनका कुछ मास होता है, और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम्स, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आज से एक्चुअली में आपकी केमिस्ट्री की लर्निंग शुरू होने वाली है। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा इनिशियली, वो सारा एक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है, बेसिक्स है जो कि सबको मालूम होने चाहिए। बट अब हम असल में सच में बड़े हो गए हैं और हमने बड़ों वाली पढ़ाई केमिस्ट्री की शुरू करनी है विद दिस टॉपिक ऑफ एटॉमिक मास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is going to be called as its atomic mass, as the word implies, atom का mass. ठीक है? So mass of one atom of an element is called as its atomic mass. बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो एटम्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और हम उन्हें देख नहीं सकते हैं इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो हम उनको कैसे मेजर करें, हम उनका मास कैसे मेजर करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना मास बताना हो, अपना वेट बताना हो, तो आप क्या करोगे? आप एक वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओगे, आप बाजार जाओगे, फ्रूट्स खरीदोगे, वेजिटेबल्स खरीदोगे, वेइंग स्केल पे हम उनका मास देखकर हम खरीद के ले आएंगे। 1 किलो सब्जी, 2 किलो आलू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिठाई खरीदने जाओगे, सेम ऐसे ही हम उसको वे कराओगे वेइंग स्केल पे और आप उसको ले आओगे। बट ये एटम्स ऐसे तो है नहीं जिसको आप वेइंग स्केल पे रखोगे, उसका देखोगे कि कितना वेट आया और बता दोगे, क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हम क्या करें इनका मास मेजर करने के लिए? इनका जो मास है हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाए हैं अभी तक। हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स से इनका मास मेजर किया है, एंड दैट इज बाय द यूज ऑफ टेक्निक कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सो आई जस्ट राइट इट डाउन। इट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके डिटेल्स में तो हमें नहीं जाना है, ठीक है, बट आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया एटम्स का मास। फॉर एग्जांपल, उससे हमें पता लगा कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसका जो मास है दैट इज 1.673 into 10⁻24 किलोग्राम, sorry gram, and a carbon atom is 1.993 into 10⁻23 gram. ठीक है? अब ये जो मासेस हैं ये कितने हैं? ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बहुत 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 ही ज्यादा छोटे हैं। तो हम इन्हें डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? सो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ऑल्सो, और इनको अगर हमने अपनी डेली लाइफ में यूज करना है, हमें उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो वो हम नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल, और इन वैल्यूज को याद रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इमेजिन करो कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और उन 118 एलिमेंट्स की ऐसी फिगर्स वाले मास याद रखना इम्पॉसिबल है। अगर मैं आपको 2-4 भी याद करने को कहूँ तो आप
एक दिन तो याद कर लोगे मगर हफ्ते बाद उसको भूल जाओगे। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें उन कैलकुलेशंस को करना है, हमने बहुत ज्यादा यूज करना है इन्हें, जैसे कि आप अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी देखोगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ एक इजी सा वे ढूंढना चाहिए जिससे हम एटॉमिक मासेस को मेजर कर सकें। और उसके लिए एक टर्म को कॉइन किया गया विच इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अब हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। और ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी का शुरुआत होने वाला है। ठीक है, ऑल राइट। सो हमने मिठाई ली, मिठाई को क्या क्या किया, हमने इस डिजिटल स्केल के ऊपर रखा और यहाँ पे वैल्यू आ गई कि 1 किलो मिठाई है। अगर 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो वो मिठाई का एक पीस जो शॉपकीपर होता है वापस रख लेता है, कम होती है तो एक डाल देता है और आपको 1 किलो मिठाई दे देता है। ठीक है, सिमिलरली अब ऐसे ही अगर किसी मॉल में जाएंगे और अपना आपको फ्रूट वेजिटेबल खरीदना है तो आप इस वेइंग स्केल को यूज करते हो, जो कि एक डिजिटल वेइंग स्केल है, बहुत ही आसान है इस पे किसी भी चीज को वे करना। बट वेल अगर आप किसी रोड साइड वेंडर के पास जाओगे तो उसके पास जो वेइंग स्केल होता है वो ऐसे वाला वेइंग स्केल होता है। उसमें वो क्या करता है, एक साइड पे स्टोन्स को रखता है जो कि वेट्स होते हैं, 1 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, ऐसे उसके पास वेट्स होते हैं। और दूसरी साइड पे वो क्या करता है, वो रखता है अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल और वो मेजर करके आपको उसका मास दे देता है और आप उसके लिए पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक साइड पे हमने कुछ चीज रखी और दूसरी साइड पे उसका मास हमने कंपेयर कर लिया कि क्या ये बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑरेंजेस खरीद सकते हैं, आप एप्पल्स खरीद सकते हैं, आप वाटरमेलन खरीद सकते हैं, आप ग्रेप्स खरीद सकते हैं। राइट, अब मैंने ये पिक्चर्स क्यों ली, आपको ये क्यों बता रही हूँ, वेल इनको हम अंडरस्टैंड करके इसी को सब चीज को एटॉमिक मास की टर्म्स तक लेकर आएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं तो उनको विजुअलाइज करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इन एग्जाम्पल्स के साथ वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑल राइट, तो ये हमारा है वेइंग स्केल। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि हमारे पास वो जो वेट्स है ना, 1 kg 2 kg वाले वो है नहीं। अब मैं को कुछ फिर भी वेइंग करनी है तो मैं वो वेइंग कैसे करने वाली हूँ वो आप देखो। मेरे पास है ग्रेप्स और मेरे पास है ऑरेंजेस। ठीक है, मैंने क्या किया, एक साइड पे एक ऑरेंज रखा और साथ में देखना शुरू किया कि उसके बराबर के वेट में कितने ग्रेप्स आएंगे। ठीक है, मैंने एक ऑरेंज रखा और एक एक करके मैंने ग्रेप को रखना शुरू कर दिया। अब आप इमेजिन करो कि ये सब सारे ग्रेप्स हैं वो एक ही वेट के हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, कोई ग्रेप बड़ा होगा कोई छोटा होगा, बस अब आप मान लीजिए कि ये जो ग्रेप्स हैं वो सारे के सारे एक ही वेट के हैं। राइट, अब हमने क्या किया, हमने ग्रेप्स को रखना शुरू किया और वहां तक रखा जब तक ये वेइंग बैलेंस बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया कि जो 12 ग्रेप्स थे वो हमने जब रखे तो वो एक ऑरेंज के वेट के बराबर हो गए। ये भी आप इमेजिन कर लो, हो सकता है ज्यादा भी आते हो कम भी आते हो, बट बस अब आप मान लीजिए जो मैम ने कहा कि मैम ने जब वे किया तो 12 ग्रेप्स वॉज इक्वल टू द वेट ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1 ग्रेप इज गोइंग टू वे इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, एक ऑरेंज के मास को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो एक ग्रेप का मास आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, हमने लिया है एप्पल्स और साथ में ग्रेप्स लिए हैं। अगेन मैंने एक साइड पे एक एप्पल रखा, साथ में ग्रेप्स डालना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि मेरे को 16 ग्रेप्स इस साइड पे रखने पड़े सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ 1 एप्पल। और आई कैन ऑल्सो से दैट 1 ग्रेप इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/16 द मास ऑफ एन एप्पल। ठीक है, तो मेरे पास ग्रेप्स की टर्म में एप्पल का मास आ रहा है, या एप्पल की टर्म्स में ग्रेप्स का मास मैं ढूंढ सकती हूँ ना। ठीक है, अब ये समझ में आया। एक और एग्जांपल। सो अब हमने क्या किया, हमने लिया ऑरेंज और हमने लिया वाटरमेलन।
अब अगेन हमने वेट को मेजर किया, अगेन हम ये सब एजम्पशंस ले रहे हैं, और ये एजम्पशंस इसलिए ले रहे हैं, ये नंबर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे आपको आगे एटॉमिक मासेस को इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे कुछ एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक साइड पे रखा वाटरमेलन और दूसरी साइड पे ऑरेंजेस रखे। हालांकि इमेजिन करना डिफिकल्ट है क्योंकि वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है और ऑरेंज काफी छोटे होते हैं, बट चलो मान लेते हैं कि एक वाटरमेलन का जो वेट था वो 2 ऑरेंजेस के वेट के बराबर आया। अब ये भी तो आप जानते हो, अभी हमने वे किया था कि जो एक ऑरेंज होता है दैट वाज इक्वल टू द वेट ऑफ 12 ग्रेप्स, right? I hope you all remember. Now if I have 2 oranges, that means it is going to be equal to the weight of 24 grapes. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 12 grapes when they equal to 1 orange, 1 watermelon is going to be equal to 24 grapes, क्योंकि एक watermelon 2 oranges के बराबर था और एक ऑरेंज 12 ग्रेप्स के बराबर, तो 2 ऑरेंज 24 ग्रेप्स के बराबर, इसलिए एक वाटरमेलन 24 ग्रेप्स के बराबर हो गया। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया ये सब कुछ। तो हम किसी भी चीज को एक रेफरेंस लेकर ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज का मास। अब ये देखो, अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने लिया 1 ग्रेप, ऑलराइट, 1 ग्रेप लिया, मैंने इसके कंपैरिजन में देखा कि मेरा जो ऑरेंज था वो कितना हैवी था। मेरा जो ऑरेंज था वो 12 ग्रेप्स के बराबर था। ठीक है, 1 ग्रेप, 12 grapes is equal to 1 orange and 16 grapes is equal to an apple and 24 grapes is equal to a watermelon. तो मैंने ग्रेप्स की टर्म्स में इन सब चीजों के मास आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रेप्स के रिलेटिव ऑरेंज कितना हैवी है वो बता दिया, एप्पल्स कितने हैवी हैं वो बता दिए, वाटरमेलन कितना हैवी है वो बता दिया, राइट? इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव मास। एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज का क्या मास होगा। एक्चुअली में जो ऑरेंजेस है उसका मास 12 ग्रेप्स तो नहीं है, उसका मास कुछ तो होगा, कोई 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स होगा, उसका एक्चुअल मास नहीं है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ग्रेप्स की टर्म्स में ऑरेंज का मास, एप्पल का मास, वाटरमेलन का मास बताया है, इसलिए ये जो 12, 16, 24 है ये क्या है, इनके रिलेटिव मासेस। बिल्कुल वैसे ही अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या है, किसकी रेफरेंस में हम रिलेटिव बता रहे हैं एक एटम का दूसरे एटम के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए है, एक वेइंग स्केल चाहिए है और 2 सब्सटेंसेस चाहिए हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस और दूसरी सब्सटेंस को कंपेयर करना है और देखना है कि एक दूसरी से कितनी ज्यादा हेवियर है। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स और एप्पल के केस में हमने देखा कि 16 ग्रेप्स दे विल बी इक्वल टू 1 एप्पल। तो अगर मुझे रिलेटिव मास ऑफ एन एप्पल बताना हो तो मुझे क्या चाहिए है, मास ऑफ 1 एप्पल चाहिए है, मास ऑफ 1 ग्रेप चाहिए। एप्पल के मास को ग्रेप के मास से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिलेटिव मास ऑफ एन एप्पल क्या है। ठीक है, अब हमें ये पता है, हमने वेइंग स्केल पे चेक करके देखा था कि हमें यहाँ पे कितने ग्रेप्स रखने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे 16 ग्रेप्स रखने पड़ेंगे। सो मास ऑफ 16 grapes over mass of 1 grape हो गया, right? तो 16 divided by 1 is going to be 16. So the apple is 16 times heavier than the grape. ठीक है, सो अगर मैं ये कहूं कि ग्रेप का जो मास है दैट इज 1 यूनिट, तो मास ऑफ एन एप्पल इज गोइंग टू बी 16 यूनिट। अब ये 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं एक ग्रेप का जो मास है वो 1 ग्राम है, तो एप्पल का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम्स हो जाएगा। अगर एप्पल जो ग्रेप है उसका मास 2 ग्राम्स है, तो एप्पल का कितना हो जाएगा, 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से एक का जो मास है वो मान लेते हैं 25 kg है, दूसरे का मास 50 kg है। तो जो दूसरे वाला है वो पहले से कितना हेवियर होगा, 2 टाइम्स हेवियर होगा। ठीक है, वो उनके एक्चुअल मासेस नहीं है, सिर्फ हमने उनके रिलेटिव मासेस को ढूंढा है, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया। अब मान लेते हैं कि जो हमारा ग्रेप है वो क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है। ओके,
और जो एप्पल है वो क्या है, ऑक्सीजन का एटम है, राइट। तो अब मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो 1 यूनिट है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, वो 16 यूनिट्स होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस यूनिट लिया, उसके साथ में एप्पल, ऑरेंजेस को रखती गई, वाटरमेलन को रखती गई, और मैंने देखा कि उनका मास कितना आ रहा है रिलेटिव टू हाइड्रोजन। So this is how we find out the relative atomic masses. Okay? और यहाँ पे हम एक यूनिट को डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक यूनिट ले लिया उसके पीछे, ऑल्दो दिस इज अ रेशो बिटवीन टू थिंग्स, तो उसके लिए कोई मास नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक रेशो है। ठीक है, मास ऑफ 1 एप्पल ओवर मास ऑफ 1 ग्रेप, तो मास तो अगर ये केजी में है, ये केजी में है, ये भी कट जाएगा। तो ये सिर्फ क्या है, इनके बीच की रेशो है। बट हमने उसके लिए सो दैट कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि हम मासेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एक टर्म लिखी to express this relative atomic mass, and the word is called as atomic mass unit or AMU. So this is the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of a hydrogen atom taken as 1 unit. अब हाइड्रोजन के एटम का मास हमने मान लिया कि 1 यूनिट है। ठीक है, कुछ भी वो 1 यूनिट हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है। वेल, पर एक यूनिट हमने उसको मान लिया। ठीक है, इस एक यूनिट को हमने कंपेयर किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के एटम्स रखने पड़ेंगे, 16 हाइड्रोजन के एटम्स रखेंगे एक साइड पे, और तो जाके वो बराबर होगा एक ऑक्सीजन के एटम के। So an atom on oxygen is 16 times heavier than an atom of hydrogen. This means that the atomic mass of hydrogen is 1 unit. Then the atomic mass of oxygen is going to be 16 units. ठीक है, आई होप अब आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैसे देखते हैं। ठीक है, so relative atomic mass of an element is going to be equal to mass of one atom of the element divided by mass of one atom of the hydrogen. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है, जितना भी वो एटम हेवियर होगा वो हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास दे देगा। सो आई होप अब आपको हम समझ में आया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वेल, ये वो रिलेटिव मास है किसी भी एटम का ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विच वी हैव टेकन एज 1 यूनिट। सो अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 16 टाइम्स हेवियर है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, पहली बात 1 AMU, और ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU। ठीक है, और ये जो टर्म्स हैं अब ये याद रखने भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमने 10 टू द पावर -23 वाली वैल्यूज को याद किया था, वो तो पॉसिबल ही नहीं था याद करना। बट अगर मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, ये तो याद करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाकी सब भी एटॉमिक मासेस को याद कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दीज आर वेरी इजी नंबर्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जब हमने हाइड्रोजन के साथ बाकी के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करना शुरू किया, तो ये प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आइसोटोप्स सेम ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। अब हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, एक होता है जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, और एक होता है जिसका एटॉमिक मास 3 होता है। अब हम किसके साथ कंपेयर करें, राइट, और हम कैसे एटॉमिक मासेस को याद करें, तो वेल दैट वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, जो कि समझ में नहीं आ रहा था तब के केमिस्ट को कि हम क्या करें। तो हाइड्रोजन को हम ले रहे थे एज द रेफरेंस एलिमेंट कि इसके साथ कंपेयर कर करके हम बाकी सारे एलिमेंट्स के मासेस को याद कर लेंगे, बट आइसोटोप्स की वजह से हो गई कुछ गड़बड़, तो इसलिए उसके बाद
हाइड्रोजन की जगह पे हमने रेफरेंस कौन से एलिमेंट को लिया, हमने लिया ऑक्सीजन एलिमेंट को एज द रेफरेंस एलिमेंट। तो फिर एक साइड पे ऑक्सीजन रखो, दूसरी साइड पे बाकी सारे रखो और कंपेयर करते जाओ, देखते हैं कैसे किया। So well, please do remember before I just move on कि isotopes they are the atoms of the same element with different atomic masses. ठीक है? Okay. So on the oxygen scale, the atomic mass of an element is defined as the number which indicates how many times an atom of the element is heavier than 1/16th part of an mass of an oxygen atom. ठीक है? और इसका So in order to अच्छा ये सो उन्होंने यहां से क्या पता लगाया कि मास रेशो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की 1:8 और जो नंबर रेशो है दैट इज 2:1। अब ये दोनों रेशोज सही तब होंगी अगर ऑक्सीजन के एटम का जो मास है वो हाइड्रोजन के एटम के मास से 16 टाइम्स ज्यादा होगा। ये सोचो, ठीक है? ठीक बोला मैंने? ओके, ठीक है। सो वी कंसिडर द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी 1 मास यूनिट। तो ऑक्सीजन का जो एटम का मास होगा दैट विल बी 16। ठीक है। सो अब ये मेरा जो हाइड्रोजन है वो मेरा ग्रेप है और जो मेरा ऑक्सीजन है वो मेरा क्या है, एप्पल है। ठीक है। सो माय हाइड्रोजन इज 16 टाइम्स लाइटर देन द ऑक्सीजन एटम। सो अगेन हम वापस चलते हैं अपने वेइंग स्केल पे, ऑरेंज, एप्पल्स और ग्रेप्स पे, सो दैट कि अब हम अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर हमने अब वेइंग स्केल पे एप्पल को रखना है तो बाकियों का वेट हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है। तो अगेन 16 grapes was equal to 1 apple, right? So 1 grape will be equal to 1/16th the mass of an apple. 12 grapes they were equal to 1 orange. So I can say that 1 grape will be equal to 1/12th the mass of an orange. अब यहाँ पे एक ग्रेप 1/16th the mass of an apple है और 1 grape is equal to 1/12th the mass of an orange। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स कितनी है, बराबर है मास के। ठीक है। So 1/12th the mass of an orange, this will be equal to 1/16th the mass of an apple। ठीक है, समझ में आ गया। हमने ग्रेप के टर्म्स में इन दोनों को ढूंढ लिया, एक एक ग्रेप का कितना मास होगा। एक ग्रेप इज इक्वल टू, अगर हम एक एप्पल लें और उसके 16 इक्वल हाफ्स कर लें तो जो एक हाफ का मास आएगा दैट विल बी 1 ग्रेप। और अगर हमें ऑरेंज के टर्म्स में ग्रेप का मास बताना है तो ऑरेंज के 12 इक्वल हिस्से कर लो और उसमें से एक हिस्सा लोगे तो वो एक ग्रेप होगा। तो ये जो 1/12 हिस्सा है एक ऑरेंज का, दिस इज इक्वल टू 1/16 हाफ ऑफ एन एप्पल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ओके। सो अब हम इनको कंपैरिजन कर देते हैं। 1/12 द मास ऑफ एन ऑरेंज, दिस इज इक्वल टू 1/16 द मास ऑफ एन एप्पल। बट यहाँ पे अब मैंने दो एटम्स लिख दिए। ऑरेंज क्या है, मेरा कार्बन, और एप्पल क्या है, मेरा ऑक्सीजन। ठीक है। और मेरा ग्रेप क्या था, मेरा ग्रेप था हाइड्रोजन।
ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, टू द राइट हैंड साइड ले जाएंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 द मास ऑफ एन ऑरेंज डिवाइडेड बाय 116 द मास ऑफ एन एप्पल. Okay, and again what I have done is I have taken this 1/12 to the left hand side now. So this will be 1 by 1/12 equal to the mass of an orange divided by 1/16 the mass of an apple. समझ में आ रहा है? Great. फिर अब क्या होगा, 1/1/12 is going to be equal to 12. So 12 is going to be equal to mass of an orange over 1/16 the mass of an apple. ओके, सो ये क्या है कि अगर मुझे ऑरेंज का मास बताना है तो मैं क्या करूंगी, रिलेटिव मास बताना है मुझे ऑरेंज का, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे एक एप्पल लेना पड़ेगा, उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसमें से एक पार्ट का जो मैं मास है उससे ऑरेंज के मास को जब डिवाइड करूंगी, व्हाट आई विल कम टू नो इज दैट द ऑरेंज इज गोइंग टू बी 12 टाइम हेवियर. Right? How heavy is the orange? Orange is 12 times heavier than 1/16 the mass of an apple, or I can say that the carbon atom is going to be 12 times heavier than the 1/16 the mass of an oxygen atom. ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास बताना है ऑन द ऑक्सीजन स्केल नाउ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एटम ऑफ द एलिमेंट के मास को डिवाइड करना पड़ेगा ऑक्सीजन के एटम के 16th हिस्से से. 16 पार्ट्स में ऑक्सीजन के एटम के मास को डिवाइड करके एक पार्ट के मास से डिवाइड करोगे तो आपको उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मिलेगा. ठीक है, अब इसका मीनिंग अगेन क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि अब अगर आपको याद है तो हमने ये कहा था कि 1 grape is equal to 1/16 the mass of an apple. So 1 grape was 1 hydrogen and now my apple is 1 oxygen. ठीक है, सो हाइड्रोजन का वेट कितना था, 1 AMU. ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16 AMU. हम यही तो स्केल यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले हमने जब हाइड्रोजन लिया था, एक सेकेंड, हाँ, तो जब हमने हाइड्रोजन लिया था तब हमने उसके एक एटम के मास से कंपेयर किया था, और जो हाइड्रोजन है दैट इज 1/16 द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम. 1/16 द मास ऑफ एन ऑक्सीजन. हमने सिर्फ हाइड्रोजन को अब ऑक्सीजन की टर्म्स में लिखा है, ग्रेप को एप्पल की टर्म्स में लिखा है. ठीक है, सो हमने सिर्फ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट को मास ऑफ 1/16 द एटम ऑफ ऑक्सीजन किया या मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम किया, एंड वी फाउंड आउट द एटॉमिक मास, the relative atomic mass. So 1 AMU is the relative atomic mass of hydrogen, 16 AMU is the relative atomic mass of oxygen, and 12 AMU is the relative atomic mass of carbon. और हमने एक वाटरमेलन का भी ग्रेप्स के साथ निकाला था, और अगर मेरा वो जो वाटरमेलन है वो है एलिमेंट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी 24 AMU, क्योंकि दैट वाज how much heavier than the hydrogen atom? It was 24 times heavier than the hydrogen atom. ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन के कितने एटम से हेवियर होगा? आपको अगेन मैग्नीशियम के एटम को कंपेयर करना पड़ेगा ऑक्सीजन के एटम के 16th हिस्से के मास के साथ, तो आपको उसका एटॉमिक मास मिलेगा. ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन अगर हमारा स्केल होगा टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास, देन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विल बी डिफाइंड एज द नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर देन 1/16 पार्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम. ठीक है, so thus the atomic mass of an element will be equal to mass of 1 atom of the element divided by mass of 1/16 atom of oxygen. और अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन का जो relative atomic mass है, जिसे हम simple atomic mass ही बोलेंगे, will be equal to 12 units. What this means is that the atom of carbon is 12 times heavier than 1/16th part of an oxygen atom. ठीक है, I hope this is clear. Okay. सो अब नेक्स्ट हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया, और इनफैक्ट आज की डेट में ऑक्सीजन इज नॉट एज द स्टैंडर्ड दैट वी टेक
टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस, तो हमने उसको रिजेक्ट करके उसकी जगह पे किसको लिया? तो ऑक्सीजन को हमने क्यों लिया? पहली बात, स्टैंडर्ड एज टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। उसका रीजन ये था कि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है, इसलिए हमने सोचा कि उनका कॉम्बिनेशन से हम लोगों को मालूम लग जाएगा रेफरेंस से कि कौन सा हेवियर है ऑक्सीजन से, कौन सा लाइटर है। ज्यादा एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि इन स्केल को यूज करते हुए जो एटॉमिक मासेस की वैल्यू आ रही थी ना, वो होल नंबर वैल्यूज आ रही थी, इसलिए हमें लगा कि ये अच्छा है, क्योंकि होल नंबर्स को याद रखना आसान होता है और फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स को याद रखना डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं। बट अगेन इसको रिजेक्ट किया गया आफ्टर अगस्त 1961 और उसको रिप्लेस किया विद द कार्बन 12 आइसोटोप। अब कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, और ऑक्सीजन के केस में जब हमने वो 16 वैल्यू ली थी, राइट, तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17, 18 एटॉमिक मासेस वाले। और ये जो हमने स्टैंडर्ड मास लिया था 16 का, दिस came to be regarded as inaccurate because it represented only an average weight of a naturally occurring mixture of isotopes which make up gaseous oxygen. तो ये जो 16 आ रहा था, that was an average weight of all these isotopes which were naturally occurring. हम चाहते थे कि हम सिर्फ एक ही ऐसे एटम के साथ वेट को कंपेयर करें जिसके साथ हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिले। एक ही आइसोटोप की वैल्यू लें और उसके वेट के साथ बाकी सबको कंपेयर करके हम अपने एटॉमिक मासेस को याद रखें, और उसके लिए जिस स्टैंडर्ड को चूज किया गया, वेल दैट वाज कार्बन। कार्बन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास होता है 12, इसको इसलिए हम बोलते हैं कार्बन 12 आइसोटोप और C12 आइसोटोप, बिकॉज कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। सो C12 आइसोटोप भी कह सकते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप भी कह सकते हैं। So it became more desirable to choose a single isotope of an element as a standard whose value would not be subject to change as might that of a mixture of isotope. ठीक है, तो आइसोटोप के मिक्सचर के अंदर किसी भी एटम की जो वैल्यू का एटम्स का नंबर चेंज हो सकता है और उनका मास चेंज हो सकता है, मगर जब आप एक ही आइसोटोप के साथ मास को कंपेयर करोगे तो वो तो चेंज नहीं होगा, उसका मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। इसलिए कार्बन के एक आइसोटोप को लिया गया which was कार्बन 12 आइसोटोप। So currently, please do remember that the reference which we have agreed upon is the most abundant isotope of carbon, which we call as the C12 atom. तो C12 एटम के साथ हम कंपैरिजन करते जाएंगे बाकी सारे एटम्स का और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो C12 एटम, दिस हैज बीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 12 यूनिफाइड मास U और द एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU। तो हमने अब C12 को एक वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 12। तो 12 इसकी वैल्यू है, तो इसके कंपैरिजन में हम बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दिस इज टेकन एज द रेफरेंस एंड द masses of atoms of other elements they are compared with it and then they are assigned a numeric value. ओके, सो इस टर्म्स में अब एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज वी आर कंपेयरिंग इट टू द मास ऑफ अ C12 atom taken as 12 units. So atomic mass of an element will be equal to mass of one atom of the element divided by now 1/12 the atom of carbon. ठीक है, तो अब कार्बन के एटम को हमने असाइन की वैल्यू 12, उसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है, वो बन जाएगा 1/12 हिस्सा कार्बन का। उसके कंपैरिजन में हमने बाकी सारे एलिमेंट्स का एक एक एटम दूसरी साइड पे दे करके देखा और जो भी वैल्यू आई वो हमने कहा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ठीक है। एंड प्लीज डू रिमेंबर कि वन यूनिफाइड mass unit is going to be the same as one atomic mass unit. अगर U लिखा हो पीछे या AMU लिखा हो, that is signifying the relative atomic mass of that element.
ओके, सो हमारे पास आया एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन। अब अगर मुझे बताना हो कि 1 AMU क्या होगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ उसको, मैंने लिखा यहाँ पे कि जो भी एलिमेंट है उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 1 AMU। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 द एटम ऑफ कार्बन। अब हमें ये मालूम है कि कार्बन को कितनी वैल्यू असाइन करनी है, 12 असाइन करनी है। सो 1 AMU विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ 12। इसको आप इस साइड पे ले जाओ तो what would that mean? It would mean that mass of one atom of the element is going to be equal to 1/12 of the mass of the carbon atom which we has taken as 12। और अगर ऐसा हुआ तो well वो क्या हो जाएगा 1 AMU। Mass of one atom of the element is 1 AMU if its mass is 1/12 the mass of a C12 atom। ठीक है, तो 1 AMU क्या होगा, एक C12 एटम लिया जिसका मास हमने 12 कहा, उसका हमने 1/12 हिस्सा ले लिया तो दैट बिकम्स 1 AMU। ओके ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बताना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो मैं कैसे ढूंढूंगी, मैंने वे करके देखा। ठीक है, तो मैंने वे करके देखा कि एक कार्बन के एटम से जो हाइड्रोजन का एटम है वो 10 टाइम्स लाइटर है। Okay, so this is 1/12 the mass of a C12 atom, so it is going to be 1 AMU। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम का एटम है which is 2 times heavier than one carbon atom, so mass of a C12 atom उससे 2 times heavier है वो, तो multiplied by 2 this will be 24 AMU। समझ में आ गया आपको कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने C12 के एटम के मास के कंपैरिजन में देखना है कि वो जो एटम है वो कितना हेवियर है या वो कितना लाइटर है, और उसके बेसिस पे हम असाइन कर देंगे उसको AMU की वैल्यू। ओके, सो नाउ व्हाई C12 वाज टेकन एज द स्टैंडर्ड। तो पहली बात, C12 जो आइसोटोप होता है दिस इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत रेडियो एक्टिव है और वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट कर जाता है, एक स्टेबल आइसोटोप है। और मोस्ट एटॉमिक मासेस ऑन दिस स्केल दे आर होल नंबर्स, एंड इन फैक्ट जो हमने हाइड्रोजन से वैल्यूज निकाली थी AMU में या ऑक्सीजन के साथ टेकिंग ऑक्सीजन टू बी 16 AMU, हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही वैल्यूज आई जब हमने कार्बन को एज द रेफरेंस यूनिट लिया। कार्बन कौन सा, C12 वाला। ठीक है, and do very well importantly remember कि AMU this is a relative scale, it has no units। so AMU कोई ग्राम किलोग्राम एक्सेट्रा नहीं है, एक यूनिट नहीं है। हमने सिर्फ क्योंकि मास को एक्सप्रेस करना था तो हमने उसे एक यूनिट का नाम दे दिया, दैट इज AMU, अदरवाइज दिस इज अ रिलेटिव स्केल। ठीक है, अब हमने AMU को कार्बन की टर्म्स में तो एक्सप्रेस कर दिया कि कार्बन 12 आइसोटोप का मास जो होगा उसका 1/12 करेंगे तो दैट विल बी 1 AMU। बट क्या हम एक्चुअल टर्म्स में बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेइंग स्केल होता उस पे हम ये एटम रखते तो उसका क्या मास होता, क्या हम ये बता सकते हैं? हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? वेल, हमने जो इनडायरेक्ट मेथड से कार्बन 12 आइसोटोप का मास ढूंढा, जो कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था, हाइड्रोजन और कार्बन का मासेस तब मैंने आपको बताए थे कि इनडायरेक्ट मेथड से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब हम C12 एटम का मास ढूंढते हैं दैट इज 1.993 into 10⁻23 ग्राम्स। तो 1 AMU will be equal to what, 1/12 of this mass, ये उसका एक्चुअल मास है। तो जब आप इसका 1/12 करोगे तो वैल्यू will be 0.167 into 10⁻23 grams, or you can write it as 1.67 into 10⁻24 grams। So what is 1 AMU in actual terms? It is 1.67 into 10⁻24 grams। ठीक है, आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि AMU क्या होता है, उसको हम एक्चुअल टर्म्स में मेजर करेंगे तो वो कितने ग्राम्स की वैल्यू आएगी, और हमने ये एक्चुअली में रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैसे ढूंढा।
ठीक है, तो चलिए अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपका कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाए। सो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले, एन एटम ऑफ एलिमेंट X weighs exactly 1/4 the mass of a C12 atom. What will be the value of relative atomic mass of X if the C12 is taken as 12 unified mass unit? ठीक है, तो पहले आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और फिर ही उसका सोल्यूशन देखिएगा। सो इन केस अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो जल्दी से आंसर देखते हैं। सो हमने कहा कि C12 एटम का जो मास है दैट इज व्हाट 12 यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, अब एटम ऑफ द एलिमेंट X इज 1/4 द मास ऑफ C12। ओके, so the relative mass is going to be 1/4 the mass of a C12 atom, right? तो जैसे कि 1 AMU was equal to 1/12 the mass of C12 atom। अब ये वाला जो एटम है वो कितना उससे हल्का है, वो 1/4 टाइम्स उससे है मास उसका। ओके, सो द रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी 1/4 of 12, that is 3 unified mass unit। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑन द AMU स्केल इज 24.31 AMU, find the actual mass of an atom of magnesium when mass of one atom of carbon is 1.993 into 10 power minus 23 grams। ठीक है, तो अब आपको अगेन क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एटॉमिक मास को ढूंढने के लिए। कैसे अप्लाई करेंगे पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर बताती हूँ। ऑलराइट, सो अब अगर आप लोगों ने कर लिया तो आंसर देखें इसका। तो हमें मालूम है कि एटॉमिक मास यूनिट स्केल पे मैग्नीशियम का जो मास आया है दैट इज 24.31 AMU। तो हमने यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिखा 24.31 AMU। मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट हमें ढूंढना है, और mass of 1/12 of the atom of carbon is going to be 1/12 into the actual mass of the carbon atom, that is 1.993 into 10 power minus 23 gram, right? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम which is going to be equal to 4.0597 into 10 power minus 23 grams। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कंसेप्ट कि ये जो मास हमने ढूंढा ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर कार्बन का उस स्केल पे मास 12 है तो मैग्नीशियम का कितना है 24.31। ठीक है, और ये हमने ढूंढा कैसे था, हमने ढूंढा था कंपेयर करके मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट विद द मास ऑफ 1/12 द एटम ऑफ कार्बन। सो हमने 1/12 लिया कार्बन एटम के एक्चुअल मास का, और हमने इस साइड पे लिखा जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास था, और हमें मिल गया मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट मैग्नीशियम दिस इज 4.0597 into 10 power minus 23 grams। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास इज वेरी क्लियर टू यू। सो अब हमारे पास ये क्या है, ये एक लिस्ट है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज 1 AMU, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14, मैग्नीशियम इज 24, सोडियम इज 23, कैल्शियम इज 40, सल्फर इज 32, क्लोरीन इज 35.5, फॉस्फोरस इज 31, पोटेशियम इज 39, आयरन इज 56। सो ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन हैं जो कि आपको जरूर याद करने चाहिए। इसके अलावा धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको बहुत सारे एटॉमिक मासेस और याद हो जाएंगे, बट इन जनरल जब आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो यू आर नॉट सपोज टू बी रिमेम्बरिंग द एटॉमिक मासेस, तो वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। ठीक है, बट इन केस वो ना गिवन हो तो ये तो कुछ कॉमन वाले हैं जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इनके एटॉमिक मासेस हमें आने ही चाहिए। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज एंड द रेस्ट कीप ऑन एडिंग टू योर नॉलेज जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। So that would be all for this lecture. I hope you enjoyed your learning with me. और next lecture में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एटॉमिक मास को अभी और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। हम एक टर्म सीखने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास, और साथ ही में अगर आपने एटॉमिक मासेस की डेफिनेशन देखा हो तो हम वहां पे
जब भी एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे इट इज द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सो द वर्ड एवरेज अभी तक हमने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसे मैं आपको अच्छे से अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन विच इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर क्लास 9th, बट मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में और ले जाऊंगी, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप और अच्छा करेंगे with the learning of something more about the average atomic mass, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, which is going to be helpful to you for your various Olympiads, NTSC, NSEJS, and obviously जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो ये टॉपिक आपको ऑलरेडी ही आता होगा, जो आपने क्लास नहीं तो 11th में सीखा था। So see you again, have a nice day. I hope you're liking these lectures. So if you are, please do subscribe to the channel. Click on the like link and also do share it with your friends. So bye bye for now. Have a nice day.